Good morning. MEC Magnetic Effects of Electric Current. Lecture 7 देख रहे हैं. Magnetic effects of electric current. Lecture 7. इसके अंदर हम लोग एम्पियर लॉ की एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं. पर एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ने से क्या था, B डॉट dl का क्लोज पाथ के सर्कुलेशन जो होता है वो म्यू नॉट समेशन I के बराबर होता है. B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I. B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I. ये देख लीजिए ध्यान से क्या रोल है. इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी. आज इसकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. आज की पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight thin conductor. मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें I करंट जा रहा है. अब इससे r डिस्टेंस दूर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अगर r डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये थिन कंडक्टर है, तो आपको एक क्लोज लूप चूज करना होगा. उस क्लोज लूप को ऐसे चूज कर रहे हैं कि ये सारा पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पर होंगे. तो हमने एक सर्कुलर क्लोज लूप को चूज कर लिया. ये I करंट जाएगा इसमें से. इस सर्कुलर लूप की जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो हम लोग ये वाली चूज कर लेते हैं, क्योंकि B भी इसी डायरेक्शन में होगा. राइट हैंड थंब रूल से जब B निकालोगे तो B टेंजेंट के रूप इसी डायरेक्शन में आएगा और हर r डिस्टेंस पर B का वैल्यू सेम आएगा. तो चेक करें, जब आप इस क्लोज लूप के इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे. B डॉट dl इक्वल्स टू क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I. में ध्यान दीजिए हर जगह पर B यूनिफॉर्म है और B और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री बनने वाला है, तो उसको लिखा BDL cos 0. अब क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट, जो करंट एनक्लोज हुआ वो पूरा का पूरा I एनक्लोज हो गया तो I. B हर जगह पर यूनिफॉर्म है, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 pi r, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r. ध्यान से देखिए कैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है. इससे r डिस्टेंस पोजीशन पर है. ध्यान से नोट कर लीजिए इस चीज को. सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं बच्चों, उसको नोट कर लियो अब तक आप लोगों ने. अभी हमने देखा ये थिन कंडक्टर था, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंडक्टर. अब ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर. इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर. ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपके पास r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, r रेडियस है. ठीक है, इसके अंदर केसेस क्या बन सकते हैं, केस 1 ले लेते हैं इसके अंदर कि ये जो कंडक्टर है ये होलो कंडक्टर है. अगर ये होलो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट सारा इसकी स्किन से जा रहा होगा, पूरी स्किन से करंट जा रहा होगा. करंट की वैल्यू होगी तो I होलो करंट I बोल देते हैं, लेकिन जा कहां से होगा, उस शेल से उस स्किन से करंट जा रहा होगा कंडक्टर की. तो इसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंसेस पर फील्ड निकालना है. जैसे इससे आउटसाइड पर फील्ड निकालना है, सरफेस पर फील्ड निकालना है और इनसाइड पर फील्ड निकालना है. तो ध्यान दीजिए, अगर आउटसाइड में फील्ड निकालने केस का एक बार ले रहे हैं, आउटसाइड सिलेंडर फील्ड निकालना है
से तो हर जगह पे b सेम आएगा। अब b की डायरेक्शन कैसे है, कंडक्टर होल्ड करोगे तो b तो यूं ही आएगा। अब b यूं आएगा तो हर जगह पर b और dl के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो b और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो क्लोज पाथ के लिए b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i में bdl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारा करंट क्लोज हो गया। b हर जगह पे यूनिफॉर्म है, इसे b आउटसाइड ले लेते हैं, तो b आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। dl का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा 2 पाई r, तो b आउटसाइड 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट i, तो b आउटसाइड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, 2 पाई स्मॉल r। तो b आउटसाइड में जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू में r होता है, ठीक है। अब इसका केस b ले लेते हैं, एट सरफेस, सरफेस पर b कितना हो जाएगा, यानी r इक्वल टू r पर, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, b सरफेस पर आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b इनसाइड इट, इसके अंदर c पार्ट एट इनसाइड पॉइंट्स, अगर इनसाइड पॉइंट का फील्ड निकालना पड़ जाए तो आप एम्पिरिकल रूल r लेस देन r का लेंगे, ये r ग्रेटर देन r था, अब r लेस देन r की बात चल रही है तो लेंगे तो एम्पिरिकल रूल ये हुई। लेकिन इस केस में समेशन i कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर करंट एनक्लोज हो गई नहीं, करंट तो स्किन से चला गया, इस लूप में से तो करंट पास हो गया ही नहीं है। समेशन i 0 का मतलब क्या हो गया, b डॉट dl का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन 0 हो नहीं सकता, तो इंप्लाइज b inside must be 0, इंप्लाइज b inside must be 0। और अगर b वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए आपको तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि r इक्वल टू r तो फील्ड 0 हो गया, r इक्वल टू r कैपिटल R पर फील्ड इतना है और बाहर जाने पर फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r है, बाहर जाने पर फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम है, और अंदर b कितना हो जाएगा, b इनसाइड में हो गया है 0। समझ में आ गया होगा आप सबको बच्चों। तो ये कौन सा कंडक्टर लिया, होलो कंडक्टर लिया केस 1 में, तो होलो कंडक्टर के लिए आपके पास ये आंसर आ गया। ध्यान से नोट कीजिए सारी चीजें। ध्यान से नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें बच्चों, कि b की वैल्यूज को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब इस होलो कंडक्टर की बजाय हम लोग इसे सॉलिड कंडक्टर लेंगे और करंट इसके पूरे एरिया से जाएगा, तो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इनफाइनाइट ऑफ स्टेट कंडक्टर है, लेकिन केस 2 ले रहे हैं, केस 2 में क्या लेंगे, सॉलिड कंडक्टर। तो दोबारा से सारी चीजों को देखिए, उसके लिए भी 3 केसेस डील करेंगे। इस केस बी को ध्यान से देखिएगा जी। केस बी आपके पास सेकंड केस है, सॉलिड स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर। इसकी वजह से फील्ड निकालना है। अब ये सॉलिड कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और करंट इसके पूरे एरिया में से जा रहा है, I करंट जा रहा है। अगर ये I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, I डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो इंप्लाइज करंट डेंसिटी कितनी डिफाइन हो जाएगी, करंट डेंसिटी डिफाइन हो जाएगी I बाय एरिया से, और ये I पाई R स्क्वायर में बटा हुआ है। ये करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये कांस्टेंट है। अब फील्ड कहां का निकालना है, हमें फील्ड निकालना है आउटसाइड में, सरफेस पर और इनसाइड में, और B की डायरेक्शंस को भी ध्यान से देखना है। J की डायरेक्शन हमेशा I की डायरेक्शन होती है, तो J की डायरेक्शन
फील्ड निकालना है तो यहाँ से r ग्रेटर देन r पर r ग्रेटर देन कैपिटल R की बात चल रही है, तो आप लोगों ने एक एम्पिरियल लूप ले लिया ये वाला। इस एम्पिरियल लूप के हर पॉइंट पर भी यूनिफॉर्म आएगा क्योंकि एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, और B और DL के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, B और DL के बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, B पैरेलल टू DL हो गया। तो B डॉट DL का सर्कुलेशन क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है। B आउटसाइड हर जगह पे DL के साथ पैरेलल है, तो B आउटसाइड DL cos 0 का क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है कितना हो जाएगा, I के बराबर ही हो जाएगा। B आउटसाइड यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, DL का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B आउटसाइड की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2πr आ गई बच्चों, तो B आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r के ग्रुप हो गया। तो आउटसाइड में जो फील्ड होता है वो तो प्रोपोर्शनल टू 1/r ही होता है। एट द सरफेस की बात कर लेते हैं। एट द सरफेस स्मॉलर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो B सरफेस पर आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2π कैपिटल R। ये इसकी सरफेस पर दी की वैल्यू आ गई। ये करंट तो फिर भी क्लोज होगा I का I। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज एट इनसाइड पॉइंट्स। एट इनसाइड पॉइंट्स का मतलब R लेस देन R के लिए ये फील्ड्स कैसे डिफाइन होंगे। R लेस देन R के लिए फील्ड डिफाइन करना बहुत आसान काम है बच्चों। आपको अब इतना ही करंट चाहिए, तो पहले स्पेशल I की कैलकुलेशन कर लेते हैं। करंट थ्रू यूनिट एरिया is J, तो what is the amount of current enclosed with area pi r square। इस pi r square से करंट कितना जाएगा, तो करंट थ्रू एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस r लेस देन r, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी J into pi r square। आप चाहो तो J की वैल्यू यही पुट कर सकते हो, कितनी I by pi r square कैपिटल, ये पाई से पाई कट गया तो समेशन I की वैल्यू आ गई बच्चों I r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। यूनिट एरिया से करंट था J, तो पाई r स्क्वायर से कितना करंट क्लोज हो जाएगा, कितना करंट क्लोज हो जाएगा। आगे समझ रहे हैं। तो अब फील्ड लिखना, तो फील्ड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा फील्ड। B डॉट DL का सर्कुलेशन क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। अंदर के हर पॉइंट पर B इनसाइड और DL के बीच का एंगल फिर से 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल है, तो B इनसाइड DL cos 0 का सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I की बजाय I r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। B इनसाइड इस एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो B इनसाइड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और DL का इंटीग्रेशन 2πr, तो B inside 2π small r equal to mu naught I r square by capital R square। एक R से R कटेगा तो B inside का फॉर्मूला आ गया mu naught I r upon 2π R square। पहचानिए B inside में प्रोपोर्शनल टू R है, और एट एक्सिस अगर फील्ड निकालोगे दैट इज R equal to 0, तो B at एक्सिस जो है वो 0 है। B at एक्सिस कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अंदर फील्ड की वेरिएशन कैसी आ रही है, अंदर फील्ड की वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू R आ रही है, बाहर प्रोपोर्शनल टू अंदर आ रही है, मतलब सरफेस पर B मैक्सिमम हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B। अगर इसका प्लॉट बनाया जाए B वर्सेस R का, तो वो प्लॉट कैसा आएगा बच्चों, R इक्वल टू R से पहले फील्ड प्रोपोर्शनल टू R है, ये तो B इनसाइड का पुट हो गया, ये B सरफेस की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I अपॉन 2πr, और अंदर B इनसाइड क्या बोल रहे हैं, B इनसाइड बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर क्या आएगा B आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू R। देख के बता दीजिए, आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिए ग्राफ भी। पूरी की पूरी वेरिएशन आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। वो लास्ट ग्राफ कैसे बनाया,
डिराइव कर सकते हैं, तो बी इनसाइड का फॉर्मूला बन सकता है म्यू नॉट जे आर बाय 2। इसकी वेक्टर फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2। चेक करना किसी भी पोजीशन पर जे और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये जे है ये आर है, और अगर इतनी बार को पकड़ लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जे और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा जाएगा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ रहा है तो ये जे क्रॉस आर से डिफाइन हो रहा है, तो वेक्टर फॉर्म बन सकती है जे क्रॉस आर, क्योंकि जे और आर में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो जे आर sin 90, बी की डायरेक्शन इनवर्ट आएगी यहां पे। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बी इनसाइड द सॉलिड स्टेट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर where J is current density। अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो स्पेशल इंटीग्रेशन से निकाले जाएंगे, जो भी फंक्शन रहेगा वो उसको इंटीग्रेट करके लोग मैंने निकालेंगे। तो इस प्रकार आप सॉलिड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड लिख सकते हैं। आगे समझ में आ सबको? ध्यान से नोट कर लीजिए। सॉलिड स्टेट करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर, बाहर के फील्ड मैंने लिख लिए। इसी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन और देखने से ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जे क्रॉस आर से आता है ध्रुव का चालक। इस प्रॉब्लम का किसी प्रॉब्लम में जो लिखा है टॉप में दे देते हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का करंट है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये करंट सारे बाहर की तरफ आ गया है, तो जे की डायरेक्शन ये होगी, आर की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ हो जाएगी बी इनसाइड। ऐसे ये जे ये आर ये जे ये आर तो जे क्रॉस आर, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के नॉन म्यूचुअल है इस तरीके से। आई सारे बाहर की तरफ नहीं हुए तो जे की डायरेक्शन ये होगी। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी पर बेस्ड है। मानिए आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है हैविंग कांस्टेंट करंट डेंसिटी जे बट विद वन कैविटी इन इट। यहां पर एक कैविटी है, यहां पर एक कैविटी है, ये सेंटर ओ, ये कैविटी का सेंटर ओ डैश, और ये सारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग और इसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है। आपने यहां पर पी पोजीशन पे फील्ड निकालना, पी पर फील्ड कितना होगा इस रिमेनिंग कंडक्टर का, ये तो कैविटी है, यानी कुछ ऐसे अरेंजमेंट बन गई। ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और यहां पे आपने एक सिलेंड्रिकल पार्ट और ड्रिल कर रखा है, ड्रिल करके आउट कर रहे हैं इसको, तो करंट सिर्फ इस रीजन में ये सेंटर ओ और डैश हो जाएंगे, और कोई पॉइंट बी जो आ गया जहां पे फील्ड निकालना है। तो कैसे फील्ड निकालेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फील्ड निकालते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फील्ड कैसे आएगा? जो करंट, अगर इसको पूरा मान लें, पूरा करंट था, तो पूरे कंडक्टर की वजह से फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट जे क्रॉस आर, आर का मतलब ओपी बाय 2, ये पूरे की वजह से फील्ड आ गया म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर। आर वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां से आता ओपी, लेकिन इतना पार्ट रिमूव्ड है उसी करंट डेंसिटी का, तो उतना ही पार्ट रिमूव करने के लिए इसी करंट डेंसिटी का एक उल्टा करंट हम लोग ले लें, तो ये चीज कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी एक क्रॉस वाले का फील्ड और निकालना पड़ेगा, यानी ऊपर फील्ड नेगेटिव करना पड़ेगा, कितना म्यू नॉट जे क्रॉस जो ओ डैश पी से आएगा, ये -2 किया, आप सबको समझ में आना चाहिए। ये सारे करंट बाहर थे और पूरा सिलेंडर ले लिया उन्होंने, इस कैविटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसी करंट डेंसिटी का इनवर्ट करंट चाहिए होगा, तो जे की डायरेक्शन उल्टी होगी, तो माइनस जे क्रॉस ओ डैश पी, इन दोनों में से म्यू नॉट को कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बाय 2 जे कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा क्रॉस में
OP माइनस O डैश P, OP माइनस O डैश P। अब OP माइनस O डैश P निकालना है, OP माइनस O डैश P निकालना है, तो ट्रायंगल रूल लगा लीजिए। ट्रायंगल रूल से क्या दिखाई दे रहा है, O डैश प्लस O डैश P इक्वल टू OP है, तो लिख लेते हैं O डैश बराबर O डैश प्लस O डैश P बराबर OP है, तो O डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OP माइनस O डैश P। This OP minus O dash P can be replaced by O dash, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा इस कैविटी के अंदर, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 J क्रॉस O dash। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव हुई है। यहां पर P पॉइंट जहां मर्जी आ जाए, फील्ड J क्रॉस O dash से आएगा। J क्रॉस O dash, J की डायरेक्शन ये थी, O dash की डायरेक्शन ये थी, तो J O dash, J क्रॉस O dash, J क्रॉस O dash को फिर से देख लीजिए, ये वेक्टर J, ये O dash, तो J क्रॉस O dash, यानी इस O dash के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और R पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी इस कैविटी का मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया, ध्यान दीजिए, इस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड आया O dash के परपेंडिकुलर, और वो भी यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? तो इस कैविटी का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इस कैविटी का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आ गया और O डैश के परपेंडिकुलर और J के परपेंडिकुलर आ गया। तो कभी भी कैविटी वाले क्वेश्चन आपको करने हो तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया आप सबको? ध्यान से कैविटी वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ की, चेक करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग कॉइल है। मान लीजिए कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है एक बार, और इसके ऊपर आपने एक कॉइल को लपेट दिया है। कॉइल लपेटने का तरीका देख लीजिए, ये टर्न पीछे से आ रहा है और ये ऐसे घूम के आ रहा है। ये सारे के सारे टर्न्स क्लोजली पैक्ड है, नजदीक नजदीक है। तो ये आपके पास जो चीज बन रही है कॉइल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, वो इस पीस पे डिपेंड करेगा। ये सिलेंड्रिकल तो ये गोल हो जाएंगी, अगर ये चौरस तो चौरस हो जाएंगी। तो कैसा भी बन सकता है, फाइनल टर्न यहाँ सामने से आ जाएगा। तो एक करंट कैरिंग ग्रुप होगा जिसमें I करंट जा रहा है। तो सोलेनॉइड इज अ करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पीछे से करंट बाहर आएगा और नीचे से करंट अंदर एंटर होगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी। ये करंट की डायरेक्शन आ गई और ये सारे लूप एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, बिल्कुल एक दूसरे के एडजॉइनिंग है, इन्फिनिट टर्न्स है, क्लोजली पैक्ड है। ध्यान दीजिएगा कि ये दो पास वाले लूप्स के बारे में सोचिए। ये दो पास वाले लूप हो गए, इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट की बना देते हैं। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी बनेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, नीचे की तरफ भी इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने प्लॉट कर ली। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये दो इंडिविजुअल
लेकिन जस्ट इन पोजीशन पर जस्ट बाहर यहाँ पर बी और बी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये टर्न्स बहुत क्लोज है, दोबारा से देखिएगा, ये टर्न्स बहुत क्लोज टर्न्स है। इसका यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ का होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का नीचे की तरफ होगा। तो जस्ट आउटसाइड द लूप बी कितना हो जाएगा, जस्ट आउटसाइड द बी लूप 0 हो जाएगा। अगर ये बहुत सारे लूप इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये बहुत सारे लूप इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो सबका मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, अंदर का तो ऐड हो जाएगा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या तुम सब बच्चों को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गई है, कैसे प्लॉट की गई है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने प्लॉट कर दी है। ये अरेंजमेंट अब एक बार वेक्टर जैसी बन गई है, यहां से जाओगे तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये एस पोल बन गया, यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बन गया, तो पूरी की पूरी मैग्नेट जैसी चीज बन गई है। तो इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। करंट कैरिंग कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड की वजह से इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लीजिए कैसे बन रहा है। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा लगभग यूनिफॉर्म और जस्ट आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमती ही क्यों आएंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग कितना होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए कैसे इसमें करंट एलिमेंट करंट दिया हम लोगों ने कि यू करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, जस्ट आउटसाइड भी 0 होगा और अंदर का भी लगभग यूनिफॉर्म होगा। सोलेनॉइड में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो इसकी लेंथ होती है वो रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। अगर इसकी रेडियस r है तो r is very less than in comparison to l. This is called ideal solenoid। और हमें आइडियल सोलेनॉइड के अंदर फील्ड निकालना है, किनारों को नहीं निकालना, बाहर नहीं निकालना, अंदर फील्ड निकालना। तो हम लोग देख रहे हैं फील्ड इनसाइड। बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें हम लोग लूप्स को शो नहीं कर रहे हैं। अब करंट को दिखाने का तरीका अलग लग रहा है। यहां से करंट बाहर आ रहा है तो यहां से करंट बाहर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। ये करंट यहां से बाहर आ रहा है और यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां करंट बाहर, यहां करंट अंदर और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। सबको समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए ये पूरी लेंथ कैपिटल L लीजिए, मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है। यूनिट लेंथ में टर्न्स स्मॉल n है। तो आपको ये वाला b निकालना है और जस्ट आउटसाइड b 0 है, भूल मत जाना, जस्ट आउटसाइड b 0 है, अंदर का b यूनिफॉर्म है। तो आपको आप ऐसा एम्पियर लूप चूज करना है जिससे आप समेशन i की कैलकुलेशन कर सकें और b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i लगा सकें। तो एम्पियर लूप ले रहा हूं, एम्पियर लूप लीजिए आप ये वाला। एम्पियर लूप आपने ऐसा लिया जैसे ये स्प्रिंग हो गई, ये स्पाइरल हो गई जिसमें से करंट आ रहा है। अब इस स्पाइरल का अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे ये यूं जा रहा था, तो एम्पियर लूप आपने ऐसा कुछ लिया है जो यहां से यहाँ क्रॉस हो रहा है, फिर अंदर की तो जाके फिर बाहर आ रहा है, तो ये सिचुएशन बन रही है। ऐसा एम्पियर लूप क्यों लिया हम लोगों ने ये समझना जरूरी है। ऐसे वाला एम्पियर लूप लोगे तो समेशन i 0 होगा, जितना i आया वो उसी लूप में वापस चला गया। जबकि समेशन i में क्या सिखा रहा था आपको, करंट एनक्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट यहीं से वापस आ जाए। तो ये वाला एम्पियर लूप तो आप ले नहीं सकते, सिर्फ अंदर अंदर भी एम्पियर लूप आप ले नहीं सकते क्योंकि समेशन i नहीं आएगा। तो यहां से आपने एम्पियर लूप ऐसा लिया कि ये i बाहर आया, फिर पीछे से होकर फिर वापस बाहर आया, फिर पीछे से होकर फिर वापस बाहर आया, तो समेशन i की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। और मान लीजिए इस एम्पियर लूप का नाम PQRS है, डायरेक्शन आप एम्पियर लूप की ये वाली ले रहे हैं, यहां पर भी यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ है l, स्मॉल l इसकी लेंथ है। तो मालूम है क्लोज लूप के लिए b डॉट dl इक्वल टू
आपको पी क्यू आर एस का करना है। पी क्यू आर एस को आप ब्रेक कर लीजिए, बी डॉट डी एल पी क्यू का, फिर लिखिए बी डॉट डी एल क्यू आर का, फिर लिखिए बी डॉट डी एल आर एस का, फिर लिखिए बी डॉट डी एल एस पी का बराबर म्यू नॉट समेशन आई। अब अगर एल लेंथ है ये वाली, यूनिट लेंथ पे टर्न्स एन है, तो यहां पे टर्न्स कितने हो गए, एन एल। टर्न्स एन एल हो गए तो करंट आई जा रहा था इसमें से, एक टर्न का करंट आई है तो एन एल टर्न का करंट कितना हो जाएगा, एन एल आई। इस पर सर्किल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्लोज लूप को हमने ओपन कर दिया, तो सर्किल के निशान नहीं आएंगे। क्लोज पाथ का सर्कुलेशन ये था, अभी ओपन पाथ में लग रहा है। तो पी क्यू वाली जगह पर बी कांस्टेंट है, बी डॉट डीएल करोगे तो बी और डीएल में एंगल भी 0 डिग्री है, तो ये आ गया बी डीएल cos 0। तो बी डीएल का इक्वेशन एल cos 0 1। क्यू आर में बी और एल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहां पर b था ही 0, आर एस जगह पर b खुद 0 है, और यहां पर b और dl में एंगल फिर 90 डिग्री। इस जगह पे b 0, इस जगह पर b और dl में एंगल 90 डिग्री। एल से अब कट गया बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई, where small n is number of turns। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल हो जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर हो, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हो, तो बी मीडियम की प्रेजेंस में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। समझ में आ गया होगा आप सबको बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बन सकता है बच्चों, आपको लिखने का। नोट कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सोलेनॉइड की वजह से, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, भूल मत जाइएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने आने चाहिए कि एक मीटर में कितने टर्न्स आते हैं। कई बार डायमीटर दिया होता है इसका, जैसे यहाँ से आप देखो इसका डायमीटर दे दिया और ये सारे साथ के साथ सटे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि डायमीटर की विड्थ में टर्न्स, डी डायमीटर में कितने टर्न आएंगे, 1 टर्न। तो डायमीटर को सेंटीमीटर मीटर में लिख लो, तो डी सेंटीमीटर में 1 टर्न आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में टर्न कितने आएंगे, 1/d के बराबर आएंगे भाई। ये कैसे टर्न्स हैं, एक साथ चिपके हुए टर्न्स हैं, चिपके हुए लेकिन इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर का मतलब करंट इनके आपस में घुस नहीं सकते, उसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है। लेकिन हर डी डायमीटर में 1 टर्न, तो डी सेंटीमीटर में 1 टर्न आएगा, तो 1 सेंटीमीटर में कितने आएंगे टर्न्स पता लग गया, तो 1 मीटर में टर्न्स कितने आएंगे वो पता लग गया। तो स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए कुछ। समझ में आ गया होगा आप सबको क्या बताया। सोलेनॉइड ये आपने जो भी लिया, ये आइडियल सोलेनॉइड है, एम्पियर सर्किट लॉ से इसका आंसर निकालना है। एक सोलेनॉइड हमें और पढ़ना जो कि प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन से। देखते हैं प्रैक्टिकल सोलेनॉइड को और पढ़ लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की, आराम से सीखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। उसका आंसर एम्पियर सर्किट लॉ से नहीं आएगा। आइडियल सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की होती है, बोल चुका हूं, रेडियस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू लेंथ। ध्यान दीजिए। अब आपके पास एक प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है, दिखाने का तरीका ऐसे रखिए, और ये टर्म्स बिल्कुल नजदीक नजदीक ही है। इसकी रेडियस r बोल देंगे, लेंथ l बोल देंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये l लेंथ की है, r इसकी रेडियस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं यहां पर है।
ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, और ये हमें एंगल वाइज पोजीशन मिल रही है इसकी, कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो लिमिटिंग पोजीशन मालूम है कि क्या एंगल बन रहा है, और हमें वहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी करंट कैरिंग लूप का एक्सियल पॉइंट है। ठीक है जी, तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई। इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो आप सपोज कर लीजिए स्मॉल एल है, तो वहां पर फील्ड निकालना है, रेडियस आर है, तो एक काम कीजिए, यहां से x डिस्टेंस पर आकर dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लीजिए, तो इसमें टर्न्स कितने हो जाएंगे? यूनिट विड्थ पर टर्न्स है n, तो यहां पर टर्न्स हो जाएंगे n dx, और ये एक अब लूप बन गया, लूप से x डिस्टेंस पर फील्ड लिखना है आपको, जिसके अंदर टर्न्स n dx है, और लूप की वजह से फील्ड अगर करंट यूं आ रहा है तो फील्ड इस तरफ होगा। तो छोटा सा dv लिख रहा हूं, dv फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एलिमेंट, ये सर्कुलर लूप एलिमेंट ही तो है, एट इट्स एक्सिस, एक्सिस का आंसर होता है म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में तुम सबको आ गया? तो आसान सा फील्ड लिखा है, म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये एक्सिस का आंसर होता है। अब ध्यान से देख लीजिए, हमें सब कुछ थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, ये रेडियस r है, एक काम कर रहा हूं कि इस जगह पर ये एंगल को मैं थीटा सपोज कर रहा हूं, ये एंगल थीटा सपोज किया तो ये एंगल कितना आ जाएगा? हम सबको दिखाई दे रहा है, ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये एंगल आ गया पाई माइनस थीटा, तो यहां से कुछ वैल्यूज देख लेते हैं अपने, समझ में आ जाएगी आपको। r बाय x की वैल्यू आ रही है 10 पाई माइनस थीटा, r बाय x की वैल्यू, तो r तो कांस्टेंट ही है, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाएगा। थोड़ा देखते रहिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cot थीटा विद नेगेटिव साइन, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, नीचे आगे cot बन जाएगा। dx की वैल्यू निकाल रहा हूं माइनस r, cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है? cot थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और साथ में d थीटा आगे ही आएगा, तो कितना बन गया? dx बन गया आपके पास r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये dx की वैल्यू भी आ गई और आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, दोनों यहां पुट कर लेते हैं, तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट n i r स्क्वायर, dx की जगह पे पुट कर रहे हैं r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिवाइड बाय में क्या बन रहा है? ट्वाइस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा रेस्ट पावर 3/2। ध्यान से देखना, ऊपर भी r क्यूब बन गया और नीचे भी r क्यूब बन जाएगा, तो r क्यूब से r क्यूब तो कट गया, क्या बच रहा है? म्यू नॉट n i बाय 2, ऊपर r क्यूब है, cosec स्क्वायर थीटा है, d थीटा है, नीचे ये r क्यूब बाहर आ गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कटा तो cosec क्यूब थीटा, एक साइन बच गया ऊपर जाके, बाकी सब कट गया, तो म्यू नॉट n i बाय 2 sin थीटा d थीटा। टोटल गेन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। समझ में आ गया होगा बच्चों सबको? जो b की वैल्यू निकाली हुई है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट n i बाय 2 माइनस cos थीटा, लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 θ2 लिमिट ले रहे हैं, ये सब कुछ थीटा की टर्म में लिखा हो, थीटा उस तरफ से नापना चाहता हूं, तो यहां पे क्या आएगा? cos θ1 माइनस cos θ2 बन जाएगा, cos θ1 टर्म पॉजिटिव हो जाएगी,
तो बी का आंसर आपके पास आ गया म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी बच्चों। बहुत ध्यान से सीखना आप लोगों ने। ये b की एग्जैक्ट वैल्यू आई है उस एक्सिस पर। अब सपोज करो इसको आइडियल सोलेनॉइड से रिप्लेस करना है। आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ लेनी पड़ेगी, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर आ जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर आ गया तो बहुत ध्यान सीखिए, एंड से एंगल नापना था, तो ये थीटा 1 जो होगा वो यूं मेजर होगा और थीटा 2 जो होगा वो ऐसे मेजर होगा। तो चेक करें, थीटा 1 की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू आ रही है पाई। ये चीज बाहर जब चलेगी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, तो यहां से ये इंफिनिटी है तो एंगल लगभग 0 डिग्री, एंगल इधर से नापना है, ये इंफिनिटी जा रहा है तो ये पाई। थीटा 1 की जगह पे 0 और थीटा 2 की जगह पे पाई रखिए, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है म्यू नॉट n i by 2 cos 0 माइनस cos पाई। ये ट्वाइस बन गया, 2 से 2 कट गया, तो b की वैल्यू म्यू नॉट n i आ गई जो हमने पिछले आर्टिकल में निकाली है अभी। ये आइडियल सोलेनॉइड का आंसर मिल गया हमें इससे। और सपोज करो ये आइडियल सोलेनॉइड नहीं है, आपको एक किनारे पे फील्ड निकालना है, वन एंड पे फील्ड निकालना है, इस एंड पे फील्ड निकालना है और इधर से सोलेनॉइड आइडियल ही है, ये आइडियल ले रहे हैं इस तरफ से, लेकिन यहां पर ये एंगल कितना आ जाएगा, तो थीटा 1 तो आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, लेकिन इधर आइडियल ले रहे हैं तो थीटा 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई। थीटा 1 90 लेंगे, थीटा 2 पाई लेंगे, तो cos पाई होता है -1, तो ये बन जाएगा +1 और ये 0, तो b किनारे पर कितना होता है म्यू नॉट n i by 2 होता है बच्चों। सोलेनॉइड के किनारे पर फील्ड कितना होता है म्यू नॉट n i by 2 होता है, ध्यान से देख लीजिए, लेकिन एक तरफ से वो आइडियल होनी चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं है। तो ये b का बिहेवियर आप सबको समझ में आ गया। cos थीटा की वैल्यू r और l के टर्म में निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा और थीटा 2 इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैसे लिखा जाता है। आइडियल सोलेनॉइड का क्या आ गया। अगर b आइडियल का ग्राफ प्लॉट किया जाए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं b वर्सेस लेंथ l, सेंटर से लेंथ ले रहा हूं, तो अंदर भी लगभग कांस्टेंट है, लेकिन किनारे पर आते फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट n i by 2 हो जाएगा, भूल मत जाना। ये अगर म्यू नॉट n i था तो एंड में आते फील्ड म्यू नॉट n i by 2 है, और बाद में दूर जाने पर फील्ड क्योंकि लूप्स है तो ये इंफिनिटी पे जाके 0 होगा। तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ गया होगा सबको कि b वर्सेस r ग्राफ कैसा बनेगा। ये किनारों पर पहुंच चुका हूं, ये एंड पर आ चुके हैं। रेडियस अभी भी क्या ले रहे हैं, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू लेंथ। सबको प्लॉट भी समझ में आ गया होगा। तो दिस ऑल वाज अबाउट सोलेनॉइड। ये आंसर हम लोगों ने बायोसो मॉडल से निकाला था, लूप के एक्सेस में उसी का यूज फिर से किया। तो एक एप्लीकेशन की एप्लीकेशन होगी। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों। तुम सबको समझ में आ गया डियर, इतना जो बताया तुम लोगों को मैंने, ये वो सोलेनॉइड पूरा। लास्ट आर्टिकल है आपके पास टॉरॉइड। तो लास्ट आर्टिकल देख रहे हैं, नाम है टॉरॉइड। ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन नहीं है। ये एक एंडलेस मैग्नेट है which is without poles, एंडलेस मैग्नेट विदाउट पोल्स कैसे बनाते हैं। एक सोलेनॉइड लीजिए, ये सोलेनॉइड के लिए NS पोल्स थे, SN पोल्स बनाए थे। अगर इसको आप मोड़ दें
और कुछ ऐसा फॉर्मेट क्रिएट कर लें, ऐसी चीज बना लें। तो एक राउंड मेमोरी जैसी चीज बन गई, क्योंकि ये एसएन बनते चले जाएंगे तो फाइनली एसएन ये आमने सामने ही आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बन गई, ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ध्यान से, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अगर इसी को मिला दोगे तो ये इससे मिल जाएगा, आगे दूर से मिला था, जैसे आपने इसको टर्न किया तो ये यही मिलने शुरू हो गए। तो ये अब इसमें एसएन पोल आइडेंटिफाई किए नहीं जा सकते। मान लो यहाँ से करंट आया और ये यूं जा जाके इससे निकल आया और इसकी एवरेज रेडियस आर है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टॉरॉइड। अब इसके एसएन पोल आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, इसलिए बोला गया मैग्नेट विदाउट पोल्स। ठीक है जी, ये ग्राउंड मैग्नेट का फॉर्मेट बन गया। मान लीजिए इसमें आई करंट आ रहा है और आई वापस आ रहा है। डायग्राम को दोबारा से देखते हैं, बी अंदर की तरफ होगा। सपोज करो यहाँ से करंट आप गिन रहे हो, जब आपने इसको लिया टर्न को, टर्न इधर से बाहर आया, इधर से बाहर आया तो करंट यूं बाहर आएगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, यहाँ से करंट बाहर आएगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, यहाँ से करंट बाहर आया, यहाँ से करंट अंदर गया। तो आपको दिखाई दे रहा है करंट बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, यहाँ से करंट बाहर आया, अंदर गया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन है। ये लोग भी बनता है कि करंट बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, ये वही टर्न्स बन रहे हैं। ऐसे कैसे? अब मान लीजिए इसमें टोटल टर्न्स n है और एवरेज रेडियस इसकी r है। तो एवरेज रेडियस r है तो b किसके अलग होगा? यहां से i भी बाहर आ रहा है, i बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली बनेगी डियर, क्योंकि लूप ये बन रहा है, करंट बाहर, सर्कुलर करंट b की डायरेक्शन ये वाली बन रही है, तो ये b की डायरेक्शन है। और आप इसी को एम्पियर रूल बोल दीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए। B डॉट dl का क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है। आराम से देखिएगा, इसके अंदर हर जगह पर B और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, तो B dl cos 0, B ये रहा और dl भी ये दे रहे हैं, तो हर जगह पर B और dl के बीच एंगल 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I करंट है और ऐसे n टर्न्स आए हैं, तो टोटल n क्लोज करंट हो गया ni। एक टर्न का करंट I, ऐसे n टर्न्स थे तो करंट ni बार n क्लोज हुआ। b हर जगह पे यूनिफॉर्म है, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट ni, तो b का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट ni अपॉन ट्वाइस पाई r। ये स्मॉल n क्या आ सकता है, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट ni। ये फिर से क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो ये थी आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ की सारी एप्लीकेशंस। सब कुछ ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए बच्चों। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, ठीक है? शीट आपके ग्रुप में सेंड कर दी गई है, उसे आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दें। होमवर्क लिख के भेज दिया है ग्रुप के अंदर। ठीक है जी।